हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम कमल धारियाल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जॉन्डिस पे। तो दोस्तों, जॉन्डिस की पूरी डिटेल जानकारी के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जॉन्डिस किसे बोलते हैं, कौन से साइन एंड सिम्टम्स इसमें डेवलप होते हैं, कितने टाइप्स का जॉन्डिस होता है और उसके कौन कौन से कारण होते हैं। इन सभी पॉइंट्स पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशंस को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रही। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जॉन्डिस यानी कि आम भाषा में इसको पीलिया भी बोला जाता है। ये एक ऐसी क्लिनिकल कंडीशन है जिसमें हमारी स्किन या हमारी जो आंखों का सफेद पार्ट है यानी कि स्क्लीरा और हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन का कलर पीला पड़ जाता है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? जॉन्डिस इज ए क्लिनिकल कंडीशन डिफाइंड एज येलोइश पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, स्क्लीरा एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ड्यू टू हाई बिलिरुबिन लेवल इन ब्लड। दोस्तों, ये जो स्किन का कलर पीला पड़ रहा है या स्क्लीरा का कलर पीला पड़ रहा है, इसका कारण क्या है? कि बिलिरुबिन का ओवर प्रोडक्शन होना। अब ये बिलिरुबिन क्या है दोस्तों? बिलिरुबिन ये हीमोग्लोबिन का बाई प्रोडक्ट है। यानी कि जब हमारी आरबीसीज ब्रेकडाउन होती हैं, हमारी ब्लड में आरबीसीज का जब ब्रेकडाउन होता है तो उसके फलस्वरूप बॉडी में बिलिरुबिन नाम के एक कलर्ड सब्सटेंस का प्रोडक्शन होता है। ये एक कलरफुल सब्सटेंस है जिसका कलर पीला होता है। तो जब भी हमारी ब्लड में आरबीसीज का ब्रेकडाउन होता है तो उसके फलस्वरूप बिलिरुबिन का प्रोडक्शन होता है। तो नॉर्मली आपको पता है कि हमारी आरबीसीज का ब्रेकडाउन होते रहता है, क्योंकि हर एक आरबीसी का जो एज होती है वो 120 दिन की एज होती है। 120 डेज की हर आरबीसीज की एज होती है, उसका लाइफ स्पान होता है। तो जब जब भी आरबीसीज का ब्रेकडाउन होता है तो उसके फलस्वरूप बॉडी में बिलिरुबिन का प्रोडक्शन होता है। तो आए दिन हमारे ब्लड में आरबीसीज का ब्रेकडाउन होते रहता है, जिसकी वजह से बिलिरुबिन का प्रोडक्शन होते रहता है। तो नॉर्मली ब्लड बॉडी में बिलिरुबिन का प्रोडक्शन आए दिन होते रहता है। तो एक नॉर्मल रेंज फिक्स होती है किसकी? बिलिरुबिन की बॉडी में। तो अपनी नॉर्मल रेंज से अगर ये बढ़ जाए, बिलिरुबिन अगर अपनी नॉर्मल रेंज से ऊपर चला जाए, इसका एलिवेशन अगर हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे स्किन का कलर पीला पड़ जाता है या हमारी आईज का कलर पीला पड़ जाता है, जो आईज का सफेद पार्ट है, या हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन का कलर भी पीला पड़ जाता है। तो उसी कंडीशन को जॉन्डिस बोला जाता है। तो जब तक ये येलो पिगमेंटेशन अपीयर ना हो, उस कंडीशन को हम जॉन्डिस नहीं बोलेंगे। यानी कि केवल बिलिरुबिन का प्रोडक्शन बॉडी में बढ़ना, इस कंडीशन को हम पीलिया नहीं बोलेंगे या जॉन्डिस नहीं बोलेंगे। जॉन्डिस तब तक नहीं बोलेंगे जब तक कि येलोइश पिगमेंटेशन ना हो रहा हो, यानी कि आपकी स्किन का कलर या आपकी स्क्लीरा का कलर पीला ना पड़ रहा हो, तब तक हम उसे जॉन्डिस नहीं बोलेंगे। क्योंकि हाइपर बिलिरुबिनीमिया केवल जॉन्डिस नहीं है। बिलिरुबिन का प्रोडक्शन बढ़ना, हाइपर प्रोडक्शन होने को, केवल हाइपर प्रोडक्शन होने को ही हम जॉन्डिस नहीं बोलेंगे। जॉन्डिस तब तक नहीं बोला जाएगा जब तक कि येलोइश पिगमेंटेशन ना हो। तो जब इस बिलिरुबिन का लेवल 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या इससे ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में येलोइश पिगमेंटेशन होना स्टार्ट होता है और उसी को हम जॉन्डिस बोलते हैं। तो जो नॉर्मल रेंज है, इस बिलिरुबिन का जो नॉर्मल रेंज है ब्लड में 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। तो अगर ये 1 से ज़्यादा हो जाए, 2 हो जाए या 2 से भी ज़्यादा बढ़ जाए, तो उस कंडीशन में जॉन्डिस हो सकता है। अब जिस बिलिरुबिन की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ये बिलिरुबिन 2 टाइप का होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को कॉन्जुगेटेड भी बोला जाता है और इनडायरेक्ट को अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी बोला जाता है। दोस्तों, ये जो डायरेक्ट बिलिरुबिन या कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, इसको इसलिए कॉन्जुगेटेड बोलते हैं क्योंकि बिलिरुबिन का कॉन्जुगेशन केवल लीवर में होता है। तो जब ये बिलिरुबिन लीवर में चला जाता है बन के, तो वहां पे जाके इसका कॉन्जुगेशन होता है, यानी कि ये ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ बाइंड होता है। तो जो बिलिरुबिन ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ बाइंड हो गया है, उसी बिलिरुबिन को कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन या डायरेक्ट बिलिरुबिन बोला जाता है। और यही बिलिरुबिन सॉल्युबल इन वाटर होता है। यही बिलिरुबिन इजीली वाटर के साथ सॉल्युबल होता है। और जो दूसरा बिलिरुबिन है, इनडायरेक्ट या अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है। इसको अनकॉन्जुगेटेड इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये किसी भी सब्सटेंस के साथ बाइंड नहीं होता या कॉन्जुगेट नहीं हो रहा है, ये फ्रीली मूव करता है, फ्री फॉर्म में रहता है ये बिलिरुबिन। इसलिए इसको इनडायरेक्ट, क्योंकि ये सॉल्युबल भी नहीं है, इनसॉल्युबल है, और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बोला जाता है। तो जो डायरेक्ट या कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, वही बिलिरुबिन सॉल्युबल है। इसीलिए यही जो बिलिरुबिन है, यही बिलिरुबिन की जो फॉर्म है, यही इजीली एक्सक्रीट होती है हमारी बॉडी से। नॉर्मल सीरम कंटेन टोटल बिलिरुबिन अप टू 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। नॉर्मली हमारे सीरम में जो बिलिरुबिन का अमाउंट है वो 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, दोनों को मिला के, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट लगा के। लेकिन इसमें से 70% इनडायरेक्ट होता है और 30% डायरेक्ट होता है, यानी कि 70% अनकॉन्जुगेटेड होता है और 30% ही कॉन्जुगेट हो पाता है। ब्लड लेवल्स ऑफ मोर देन 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आर कॉल्ड हाइपर बिलिरुबिनीमिया। तो 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अगर इसका लेवल एलिवेट कर जाता है तो उस कंडीशन को हाइपर बिलिरुबिनीमिया बोला जाता है। और वही अगर पिगमेंट, वही हाइपर बिलिरुबिनीमिया अगर अपीयर होता है बॉडी में या स्किन के थ्रू या फिर हमारे स्क्लीरा के थ्रू, उस कंडीशन को हम जॉन्डिस बोलते हैं।
अब बात करते हैं दोस्तों साइंस एंड सिम्टम्स की। दोस्तों जो सबसे मेजर सिम्टम है जॉन्डिस का वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ वाइट एरिया ऑफ आईज यानी कि स्क्लेरा एंड स्किन। तो ये सबसे मेजर सिम्टम है, साइन है किसका, जॉन्डिस का, कि आपकी स्किन पीली पड़ जाती है और आपका जो आईज का वाइट पार्ट है वो येलो दिखने लगता है। इसके अलावा डार्क यूरिन यानी कि बिलीरुबिन यूरिया, यूरिन का कलर पीला पड़ना, ठीक है, यानी कि पीली यूरिन आना, पेशाब में बहुत ज़्यादा पीलापन होना भी इसका एक साइन है जॉन्डिस का। इसके अलावा पेल या फैटी स्टूल्स आना, स्टूल्स का फैटी आना या ये चिपचिपा टाइप का स्टूल निकलना, ठीक है, जो फिसेस निकल रहे हैं उसको स्टिटोरिया बोलते हैं उस कंडीशन को। गॉट इट। बिकॉज बिलीरुबिन इज ए स्किन इरिटेंट। दोस्तों जिस बिलीरुबिन की हम बात कर रहे हैं ये स्किन के लिए एलर्जिक होता है, बहुत ज़्यादा स्किन के लिए इरिटेंट होता है, यानी कि स्किन को ये बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है जब स्किन पे पहुंचता है। तो एक और कॉमनली एसोसिएटेड इसका एक सिम्टम और है कि स्किन में इचीनेस होने लगती है, यानी कि खुजली लगने लगती है स्किन में। तो ये 3-4 तो इसके कुछ मेजर साइन एंड सिम्टम्स हैं। इसके अलावा कुछ जो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं जैसे फीवर आना या एब्डोमिनल पेन होना, आप पेट में दर्द होना, जॉइंट्स और मसल्स में पेन होना, आपके जोड़ों और आपकी मसल्स में, मांसपेशियों में दर्द होना, ये कुछ नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स भी इसमें डेवलप होते हैं। आइज का पीला पड़ना आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह से जो व्हाइट पार्ट है वो एकदम येलो कलर का दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ जॉन्डिस की, यानी कि कितने टाइप का जॉन्डिस होता है। डिपेंडिंग ऑन द कॉज ऑफ इंक्रीज्ड बिलिरुबिन इन द ब्लड, यानी कि बिलिरुबिन का ब्लड में बढ़ने के कारण के बेस पर अगर हम जॉन्डिस को देखें तो यहाँ पे 3 टाइप्स के जॉन्डिस होते हैं, हीमोलिटिक जॉन्डिस, हिपैटिक जॉन्डिस और ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप ऑफ जॉन्डिस। वन बाय वन इनको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं हीमोलिटिक जॉन्डिस की। तो हीमोलिटिक जॉन्डिस यानी कि वो जॉन्डिस, वो कंडीशन जो कि आरबीसीज के ब्रेकडाउन से होती है। दोस्तों ये तो आपको पता है कि जो जॉन्डिस की कंडीशन आ रही है वो बिलिरुबिन के ओवर प्रोडक्शन से या ओवर एक्यूमुलेशन की वजह से हो रही है। तो बिलिरुबिन, वो सारे कारण जो बिलिरुबिन को बढ़ाते हैं वही सब जॉन्डिस का कारण होते हैं। तो बिलिरुबिन के लेवल को बढ़ाने वाला सबसे बड़ा जो कारण है वो होता है हीमोलिसिस, यानी कि आरबीसीज का ब्रेकडाउन होना। तो हीमोलिटिक जॉन्डिस इज ऑल्सो नोन एज प्री हिपैटिक जॉन्डिस। इस टाइप के जॉन्डिस को प्री हिपैटिक जॉन्डिस भी बोला जाता है या एकोल्यूरिक जॉन्डिस भी इसको बोला जाता है। दिस टाइप ऑफ जॉन्डिस अराइजिंग फ्रॉम ओवर प्रोडक्शन ऑफ बिलिरुबिन ड्यू टू एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज। ये इस टाइप का जो जॉन्डिस है वो पहले ही हम बता चुके हैं कि आरबीसीज के एक्सेसिवली ब्रेकडाउन होने की वजह से ये कंडीशन आती है कि ओवर प्रोडक्शन होने लगता है बिलिरुबिन का। तो जब बिलिरुबिन का ओवर प्रोडक्शन होने लगता है तो उसका ब्लड में एक्यूमुलेशन होने लगता है और वो फिर हमारी स्किन के थ्रू या फिर स्क्लीरा के थ्रू अपीयर होने लगता है। तो उसी को हम बोलते हैं हीमोलिटिक जॉन्डिस। द बाई प्रोडक्ट which is formed by the destruction of RBCs, which is known as bilirubin, formed due to excessive heme catabolism, is not secreted by the hepatic cells quickly enough. तो आरबीसीज के एक्सेसिव ब्रेकडाउन की वजह से जो बिलिरुबिन का एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रहा है हिपैटिक सेल्स के द्वारा उसका प्रॉपरली या क्विकली इनफ उसका एक्सक्रीशन नहीं हो पाने की वजह से उसका एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है, जो जॉन्डिस को डेवलप करता है। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, जो बिलिरुबिन का ओवर प्रोडक्शन हो रहा है उसी की वजह से ये सब हो रहा है। तो बिलिरुबिन कैसे बन रहा है, जब आरबीसीज का ब्रेकडाउन हो रहा है। दोस्तों आरबीसीज में आपको पता है कि हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन में आपको पता है कि हीम कंटेंट होता है। तो हीम का जब ब्रेकडाउन होता है, हीम के ब्रेकडाउन से ही एक्चुअल में बिलिरुबिन बनता है। तो वो सब कैसे होता है वो हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए पैथोफिजियोलॉजी की हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या है, हीम है जो कि आरबीसीज में प्रेजेंट है। हीम का जब ऑक्सीडेशन होता है हीम ऑक्सीजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो वो बिलीवर्डिन में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी बिलीवर्डिन का जब बिलीवर्डिन रिडक्टेज के प्रेजेंस में रिडक्शन होता है तो ये बिलीवर्डिन बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब यही बिलिरुबिन जब ब्लड वेसल्स में जाता है तो ये उधर पे ब्लड वेसल्स में जो एल्बुमिन प्रेजेंट होता है, एल्बुमिन प्रोटीन, उसके साथ बाइंड हो जाता है ब्लड वेसल्स में। और जब यही एल्बुमिन से बाइंड हुआ बिलिरुबिन जब लीवर तक पहुंचता है तो वहां पे इससे एल्बुमिन रिमूव हो जाता है और ये बिलिरुबिन ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ बाइंड हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम नोन एज ग्लूकुरोनोसाइल ट्रांसफरेज। तो ग्लूकुरोनोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये बिलिरुबिन लीवर में पहुंच के ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ बाइंड हो जाता है। तो सबसे पहले क्या बनाता है, बिलिरुबिन मोनोग्लूकुरोनाइड बनाता है जिसको हम बिलिरुबिन एमजी भी बोलते हैं। और फिर यही बिलिरुबिन एमजी बिलिरुबिन डीजी में कन्वर्ट हो जाता है, डीजी यानी कि डाईग्लूकुरोनाइड। गॉट इट। उसके बाद फिर ये बिलिरुबिन डीजी बाइल डक्ट के थ्रू ये इंटेस्टीन को चला जाता है। कुछ पोर्शन तो गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है बाइल के साथ और कुछ पोर्शन इसका कहाँ चला जाता है, इंटेस्टीन में
अब देखिए इंटेस्टीन्स में जाके क्या होगा, ये बिलिरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड से, क्योंकि इंटेस्टीन्स में बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट होता है, जैसे इस्चेरिशिया कोलाई है या और भी जो एंट्रोबैक्टेरियसी फैमिली के जो बैक्टीरिया होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो उनकी प्रेजेंस में क्या होता है, इस डाइग्लूकुरोनाइड का रिमूवल हो जाता है और वापस बिलिरुबिन अपनी फ्री फॉर्म में आ जाता है। तो ये जो रिमूवल ऑफ डाइग्लूकुरोनाइड है, ये कौन फॉलो कर रहा है, ये जो इंटेस्टिनल बैक्टीरिया हैं, जो नॉर्मल फ्लोरा हैं, वो इसको लीड कर रहे हैं। तो बिलिरुबिन अपनी फ्री फॉर्म में वापस आ जाता है। फिर फर्दर इसी इंटेस्टीन में इस बिलिरुबिन का रिडक्शन होता है और रिडक्शन के फलस्वरूप ये यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट हो जाता है। और इस यूरोबिलिनोजन का कुछ पोर्शन एंट्रोहिपैटिक सर्कुलेशन के थ्रू वापस लीवर में चला जाता है और कुछ पोर्शन का रिडक्शन होके ये स्टर्कोबिलिनोजन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये स्टर्कोबिलिनोजन का जब ऑक्सीडेशन होता है तो स्टर्कोबिलिन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका कुछ इसका कुछ ब्राउन कलर बनता है। तो जो स्टर्कोबिलिनोजन है इसका नॉर्मली कोई कलर नहीं होता, लेकिन जब इसका ऑक्सीडेशन होके ये स्टर्कोबिलिन में कन्वर्ट होता है तो इसकी जो अपीयरेंस होती है वो ब्राउनिश कलर की हो जाती है। गॉट इट। तो इसीलिए जो हमारे स्टूल्स का कलर होता है वो नॉर्मली ब्राउनिश कलर का हमारा स्टूल होता है। तो यूरोबिलिनोजन जो एंट्रोहिपैटिक सर्कुलेशन के थ्रू वापस लीवर में जा रहा है, यहाँ से कुछ पोर्शन आपका किडनीज के थ्रू क्या हो जाता है, किडनीज के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। तो बिलिरुबिन इसी यूरोबिलिनोजन की फॉर्म में किडनीज के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो ये प्रोसेस तो नॉर्मली होती है जब नॉर्मली एक लिमिट पर आरबीसीज का ब्रेकडाउन हो रहा होता है। लेकिन जब एक्सेसिवली हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन हो रहा होता है, यानी कि आरबीसीज का ब्रेकडाउन हो रहा होता है, तो उस टाइम जो लीवर सेल्स होती हैं वो प्रॉपरली बिलिरुबिन का कॉन्जुगेशन नहीं कर पाती। तो जो बिलिरुबिन कॉन्जुगेट हुआ है, यानी कि कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का ही प्रॉपरली एक्सक्रीशन होता है। जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, यानी कि जो लीवर में जिसका कॉन्जुगेशन नहीं हो पाया, वो अब हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होता रहता है, वो इजीली एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाता है। गॉट इट। अब बात करते हैं हीमोलिटिक जॉन्डिस के कॉजेज की। दोस्तों हीमोलिटिक जॉन्डिस आपको पता है कि हीमोलिसिस की वजह से हो रहा है। जब आरबीसीज की हीमोलिसिस हो रही है, यही उसका मेन रीजन है। अब हीमोलिसिस होने के क्या रीजन है, यानी कि जिन रीजन से हीमोलिसिस हो रही है उसी वजह से क्या हो रहा है, हीमोलिटिक जॉन्डिस आपका डेवलप हो रहा है। तो हीमोलिसिस होने के बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे एबनॉर्मल शेप होना आरबीसीज का। ऐसा सिकल सेल एनीमिया के केस में देखा जाता है कि जो आरबीसीज होती हैं वो सिकल शेप की बन जाती है, यानी कि दराती का शेप वो ले लेती हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आरबीसीज का ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है जब उनका शेप एबनॉर्मल रहता है। दूसरा कारण है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया भी इसका कारण है। थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन की बीटा चेन्स होती है उनमें म्यूटेशंस आ जाते हैं। गॉट इट। जिसकी वजह से उसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है और आरबीसीज का ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है। तीसरा कारण है थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। इस कंडीशन में भी क्या होता है कि ब्लड वेसल्स में जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें आरबीसीज की क्लॉटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। गॉट इट। वही क्या है, आपका हीमोलिसिस है। गॉट इट। तो उसकी वजह से भी एक्सेसिवली बिलिरुबिन का प्रोडक्शन होते रहता है। नेक्स्ट कंडीशन है ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया। ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया में भी जो हमारी सेल्फ एंटीबॉडीज होती हैं, वो हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज बन रही हैं, गॉट इट, वो हमारी ही आरबीसीज का ब्रेकडाउन करना स्टार्ट करती हैं। यानी कि एक इंडिविजुअल की जो सेल्फ एंटीबॉडीज हैं वो आरबीसीज का, उसी की खुद की आरबीसीज का ब्रेकडाउन करना स्टार्ट करती हैं, जिसकी वजह से एनीमिक कंडीशन आ जाती है। उसी को ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया बोला जाता है। या फिर डिफिशियंसी ऑफ सम एंजाइम्स की वजह से, कुछ एंजाइम्स जैसे पायरुवेट काइनेज है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज है, इस तरह के जो एंजाइम्स हैं उनकी अगर डिफिशियंसी हो जाए तो उसकी वजह से भी आपकी आरबीसीज का ब्रेकडाउन होना स्टार्ट होता है। जैसे पायरुवेट काइनेज की हम बात करें दोस्तों, क्या होता है कि आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए आरबीसी केवल ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस पर डिपेंड रहती है। तो अगर पायरुवेट काइनेज या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज इस तरह के एंजाइम्स की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो जो नॉर्मली जो एटीपीज बनती हैं, जो आरबीसीज के सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, वो एटीपीज का एडिक्वेट अमाउंट में प्रोडक्शन नहीं हो पाता। तो एटीपीज का जब एडिक्वेट अमाउंट में प्रोडक्शन नहीं हो पाता तो आपकी आरबीसीज का ब्रेकडाउन होना स्टार्ट होता है, क्योंकि उसको प्रॉपर्ली एनर्जी नहीं मिल रही है, तो उसका लाइफ स्पान कम हो जाता है और लाइफ स्पान कम होने की वजह से उसका ब्रेकडाउन होना स्टार्ट होता है और बिलिरुबिन का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों हीमोलिसिस होने का एक और मेजर कारण है मिसमैच्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जब हम किसी इंडिविजुअल को जो उसका नॉर्मल ब्लड ग्रुप है उस ब्लड ग्रुप का ब्लड ना देके कोई और ही ब्लड ग्रुप देते हैं। सपोज किसी पेशेंट का ब्लड ग्रुप ए है, अगर उसको ब्लड की रिक्वायरमेंट है तो उसको ए ही ब्लड ग्रुप दिया जाना चाहिए। अगर उसको बी ब्लड ग्रुप दे दिया गया, ए ब्लड ग्रुप वाले को अगर बी ब्लड उस पर ट्रांसफ्यूज कर दिया गया तो उस कंडीशन में भी आरबीसीज का ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है। गॉट इट। यानी कि हीमोलिसिस होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है हीमोलिटिक
हिमोलिटिक जॉन्डिस का। एक्सेसिव बिलिरुबिन गोज टू लिवर विच कॉन्जुगेट बिलिरुबिन टू इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी विथ ग्लूकुरोनिक एसिड। जैसा कि पहले ही डिस्कस हो चुका है कि जो बिलिरुबिन बना हुआ है, बिलिरुबिन बनने के बाद लिवर में जाता है फॉर द कॉन्जुगेशन, गॉट इट। तो मैक्सिमम पोर्शन उसका कॉन्जुगेट होता है किसके साथ? ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ। लेकिन अगर एक्सेसिवली आरबीसीज का ब्रेकडाउन हो रहा हो तो आरबीसीज का ब्रेकडाउन होना डोमिनेट कर लेता है उसके कॉन्जुगेशन पर, तो प्रॉपरली बिलिरुबिन का कॉन्जुगेशन नहीं हो पाता और दूसरी ओर से आरबीसीज का एक्सेसिवली ब्रेकडाउन हो रहा है, तो उतना जो हीमोग्लोबिन जो बिलिरुबिन बन रहा है उसका प्रॉपरली लीवर में कॉन्जुगेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है और जॉन्डिस की कंडीशन आ जाती है। क्योंकि जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है वो वाटर में इंसॉल्युबल होता है और वो प्रॉपरली यूरिन से एक्सक्रीट नहीं हो पाता और उसका लेवल बढ़ जाने से जॉन्डिस की कंडीशन आ जाती है। अब हम बात करेंगे दूसरे टाइप की, दैट इज हिपैटिक जॉन्डिस। दोस्तों हिपैटिक जॉन्डिस ये जो कंडीशन होती है ये तब आती है जब हमारी लीवर सेल्स डैमेज होती हैं, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर जब होता है या फिर आपका जब लीवर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा होता है, गॉट इट, तभी उसी कंडीशन में क्या होता है, हिपैटिक जॉन्डिस हो सकता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि बिलिरुबिन का कॉन्जुगेशन केवल लीवर में हो रहा है, यानी कि ग्लूकुरोनिक एसिड उसको लीवर में जाके ही मिलता है और वो ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ बाइंड एक एंजाइम की प्रेजेंस में होता है जिसका नाम है ग्लूकुरोनोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, गॉट इट। तो अगर लिवर सेल्स डैमेज हो गई हैं, लिवर सेल्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही हैं, तो कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है कि ग्लूकुरोनोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की या तो एब्सेंस होती है या इसकी डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से बिलिरुबिन का प्रॉपरली कॉन्जुगेशन नहीं हो पाता, गॉट इट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, कॉमनली इन टाइपिकल हिपैटिक जॉन्डिस देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ complete absence of glucuronosyl transferase enzyme so that conjugation of bilirubin is absent or decreased। तो जिसकी वजह से क्या होता है, या तो कॉन्जुगेशन नहीं हो पाता या फिर पूरी तरह कॉन्जुगेशन एब्सेंट रहता है या फिर बहुत कम कॉन्जुगेशन हो पाता है, जिसकी वजह से कम कॉन्जुगेशन होने की वजह से जो बिलिरुबिन है वो यूरिन के साथ एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाता है, तो जो हिपैटिक जॉन्डिस को लीड करता है, गॉट इट। अब बात करते हैं इसके कारणों की, हिपैटिक जॉन्डिस के कारणों की। तो दोस्तों वो सारे कारण जो लीवर को डैमेज करते हैं, लीवर सेल्स को डैमेज करते हैं, हिपैटिक सेल्स को जो डैमेज करते हैं, वो सारे कारण हिपैटिक जॉन्डिस को जन्म देते हैं, गॉट इट। तो हिपैटिक सेल्स को डैमेज करने वाले जो कारण हैं उनमें से जैसे एक्यूट एंड क्रॉनिक हेपेटाइटिस कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस वायरसेस A, B, C, D एंड E। हेपेटाइटिस वायरसेस जो हेपेटाइटिस कॉज करते हैं उसमें क्या होता है कि आपकी जो हिपैटोसाइट्स होती हैं, लीवर सेल्स होती हैं, वो पूरी तरह डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो ग्लूकुरोनोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है उसका पूरी तरह से या तो डेफिशिएंसी हो जाएगी या उसकी एब्सेंसी हो जाएगी, जिस वजह से उसका कॉन्जुगेशन, बिलिरुबिन का कॉन्जुगेशन नहीं हो पाएगा। दूसरा लीवर को डैमेज करने वाला जो कारण है दैट इज एल्कोहलिज्म, एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ एल्कोहल। क्रॉनिक एल्कोहलिक जो पेशेंट होते हैं उनका लीवर जो है वो डैमेज हो जाता है, तो जिसकी वजह से बिलिरुबिन का कॉन्जुगेशन नहीं हो पाता। या फिर लॉन्ग टर्म यूज ऑफ हिपैटोटॉक्सिक ड्रग्स की वजह से, हिपैटोटॉक्सिक ड्रग्स ऐसी ड्रग्स जो आपकी हिपैटिक सेल्स को डैमेज कर सकती हैं, जैसे आपकी पेन किलर्स हैं, यानी कि एनाल्जेसिक ड्रग्स जो होती हैं जैसे डाइक्लोफिनेक है या जो अदर एनाल्जेसिक ड्रग्स होती हैं, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स जैसे रिफैम्पिसिन है। तो इन ड्रग्स के एक्सेसिव यूज की वजह से, एक्सेसिव कंजप्शन की वजह से आपका लीवर डैमेज हो सकता है, जिससे लीवर प्रॉपरली क्या कॉन्जुगेशन को नहीं कर पाएगा बिलिरुबिन का। कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट होने की वजह से भी ऐसी कंडीशन आती है, जैसे गिलबर्ट सिंड्रोम है या क्रिगलर नजर सिंड्रोम है या फिर ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम की वजह से। ये जो सिंड्रोम्स हैं, ये जो डिफेक्ट्स हैं, ये कॉन्जेनाइटल हो सकते हैं। ये आपके ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट कैरेक्टर्स होते हैं, जिनमें क्या होता है कि माइल्ड हाइपर बिलिरुबिनेमिया देखने को मिलता है बचपन से ही, गॉट इट। तो ये कंडीशन भी हिपैटिक जॉन्डिस को डेवलप कर सकते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट टाइप की, दैट इज ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। दोस्तों अभी तक के जो टाइप हमने पढ़े वो या तो प्री हिपैटिक या हिपैटिक जॉन्डिस था, तो वहाँ पे हम बात कर रहे थे कि ज़्यादातर उन कंडीशंस में, यानी कि जब हिमोलिटिक जॉन्डिस या फिर हिपैटिक जॉन्डिस की कंडीशन होती है तो उनमें अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि बिलिरुबिन का कॉन्जुगेशन नहीं हो पा रहा है। तो कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है तो जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो बढ़ जाता है और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल कम हो जाता है, गॉट इट। तो यहां पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस की हम बात कर रहे हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप के जॉन्डिस को पोस्ट हिपैटिक या कॉल्यूरिक जॉन्डिस भी इसको बोला जाता है। तो यहां पे जो कॉन्जुगेशन की प्रोसेस है वो तो नॉर्मली हो रही है, क्योंकि जो बिलिरुबिन है वो लीवर तक नॉर्मली पहुंच रहा है, लीवर तक कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां है? लीवर के बाद, इसलिए उसको पोस्ट हिपैटिक बोला गया। लीवर के बाद जो बिलिरुबिन आपका एक्सक्रीट होने जा रहा है, एक्सक्रीट आउट होने जा रहा है, यानी कि इंटेस्टाइन्स पे जा रहा है, किसके थ्रू? बाइल डक्ट के थ्रू। तो उस बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से जो बिलिरुबिन आपका बढ़ रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप ऑफ
जॉन्डिस उस कंडीशन में बोल दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि नॉर्मली बिलिरुबिन का कॉन्जुगेशन तो हो रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा हिपैटिक ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से, यानी कि बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो इंटेस्टाइन्स तक सिक्रीट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से उसका एक्सक्रीशन नहीं हो पाता है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की कंडीशन में जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है उसका अमाउंट बढ़ जाता है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के कंपैरिजन में। गॉट इट? तो बात करते हैं इसके कारणों की। जो आपका ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप का जॉन्डिस है, इसके कारणों की बात कर लेते हैं। सबसे पहला और जो बड़ा कारण है इसका गॉल स्टोन होना, और कहां पे? गॉल स्टोन का बाइल डक्ट तक शिफ्ट होना। गॉट इट? तो बाइल डक्ट पर अगर गॉल स्टोन आपका शिफ्ट हो जाता है तो बाइल डक्ट पर ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप कर लेता है, वहां पे रुकावट पैदा कर देता है, ताकि जो बाइल है आपका वो आगे ना बढ़ पाए, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बिलिरुबिन है वो भी बाइल के साथ आगे नहीं जा पाता और उसका वहां पे एक्युमुलेशन होके रीअब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि ब्लड में चला जाता है वापस। एक तो गॉलस्टोन है, दूसरा एट्रेशिया ऑफ बाइल डक्ट होना। एट्रेशिया यानी कि उसको हम बोलते हैं कॉन्जेनाइटल नैरोइंग होना। ठीक है? तो कॉन्जेनाइटल नैरोइंग, अगर बचपन से ही बाइल डक्ट आपकी नैरो है, ठीक है, तो नैरो है तो प्रॉपरली जो आपका बाइल है वो बाइल आपका सिक्रीट नहीं हो पाता, आगे नहीं बढ़ पाता, जिसकी वजह से बाइल में जो बिलिरुबिन आपका डिजॉल्व हुआ है वो भी आगे नहीं बढ़ पाता और उसका एक्युमुलेशन और रीअब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाता है। तीसरा जो कारण है कार्सिनोमा ऑफ हेड ऑफ पेनक्रियाज प्रेसिंग द बाइल डक्ट। जब पेनक्रियाज का कार्सिनोमा हो जाता है तो ये कार्सिनोमा मींस उसका साइज बढ़ जाएगा, कैंसरस कंडीशन। ठीक है? एक्सेसिवली उसके सेल्स का मास बढ़ जाएगा पेनक्रियाज का, तो पेनक्रियाज क्या करेगा, वो बाइल डक्ट को प्रेस करने लगता है। ठीक है? क्योंकि वो वहीं से होके गुजर रहा है, तो बाइल डक्ट की प्रेसिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि वो दब जाता है पेनक्रियाज के साइज बढ़ने की वजह से। तो जब वो प्रेस होता है तो ऑब्स्ट्रक्शन आना आमूमन सी बात है। और एक और कारण इसका हो सकता है दोस्तों, डेफिशिएंसी और एब्सेंस ऑफ कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन, क्योंकि आपको पता है कि सीसीके यानी कि कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन ये गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन करता है। गॉट इट? यानी कि जब इस हार्मोन का स्टिमुलेशन मिलता है गॉल ब्लैडर को, तभी गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होके जो स्टोर्ड बाइल है उसको रिलीज करता है, कहाँ? इंटेस्टाइन्स में। तो अगर ये हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा है, या इसकी एब्सेंसी है, या इसकी डेफिशिएंसी है, तो आपका जो गॉल ब्लैडर है उसको कॉन्ट्रैक्शन का स्टिमुलेशन नहीं मिल पाएगा, और अगर गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो जो स्टोर्ड जो बाइल है वो इंटेस्टाइन तक नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से बाइल भी आपका इंटेस्टाइन में नहीं जा पाएगा, और जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है उसका अमाउंट बढ़ जाएगा ब्लड में। दोस्तों यहाँ पे पिक्चर में आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है कि जो ए पॉइंट आपको दिख रहा है दैट इज द गॉल स्टोन इन द बाइल डक्ट, ये इस चीज को डिनोट कर रहा है। ठीक है? और बी पॉइंट को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नैरोइंग हुई है, बाइल डक्ट की नैरोइंग, यानी कि एट्रेसिया ऑफ बाइल डक्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है। और सी पॉइंट पर आप देख सकते हैं कार्सिनोमा ऑफ हेड ऑफ पेनक्रियाज। गॉट इट? जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर पेनक्रियाज का साइज बढ़ जाता है कार्सिनोमा की वजह से, तो ये वो इस बाइल डक्ट को प्रेस करके इसकी नैरोइंग स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से इस बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन आएगा और एडिक्वेट अमाउंट में बाइल जो है वो इंटेस्टाइन तक नहीं जा पाता। बाइल नहीं गया तो बाइल में ही बिलिरुबिन भी होता है, वो बिलिरुबिन भी आपका इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंच पाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत आसान तरह से मैंने इस लेक्चर को समझाने की कोशिश की। अगर आपके समझ में आया तो प्लीज़ आप वीडियो को जरूर लाइक करिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।